वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर। लेकिन वेक्टर को समझने से, उसकी डिटेलिंग से पहले हम चाहते हैं पहले समझ लिया जाए फिज़िकल क्वांटिटी को, और फिर वेक्टर पर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? ठीक है, सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। लाइक मास है, लेंथ है, ओके, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है या फोर्स है, और फिर करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कैसे मेज़र करते हैं आप मास को? मास की जो मेजरिंग यूनिट है वो केजी है, स्टैंडर्ड यूनिट, और उसकी स्मॉलर यूनिट ग्राम है। आप लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं? उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, और भी बड़ी यूनिट किलोमीटर एटीसी। ओके, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। ओके, और अगर बड़ी यूनिट में जाएंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाती है। उसी तरह एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आप फिर इसकी बड़ी यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स क्या है? ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, और उस हिसाब से न्यूटन जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, और करंट की एम्पियर है। सबसे पहला काम क्या किया आपने? जो मेजरिंग यूनिट है वो दिए हुए क्वांटिटी के साथ आपने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या है कि क्या केजी, कितने केजी, आखिर आप उसको क्वांटिफाई करेंगे ना, कोई मात्रा उसके साथ अटैच करेंगे ना। ठीक है, सो आप क्या करते हैं? 2 केजी या 500 ग्राम या 50 ग्राम, यहाँ पर क्या है 2 मीटर या 5 किलोमीटर। उसी तरह वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसी तरह एक्सेलरेशन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह फोर्स में 5 यूनिट, 2 यूनिट etc। कुछ भी हो, आपने क्या किया है? नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्या करंट में यहाँ पर 2 एम्पियर हो सकता है, 3 एम्पियर हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जस्ट आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने क्या किया? आपने मेजरिंग यूनिट ली, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? मल्टीप्लाई किया दिए हुए नंबर के साथ। इसका मतलब है आपने मेज़रमेंट किया। ठीक है, क्या किया? मेज़रमेंट किया, और उस मेज़रमेंट के थ्रू आपने उसको क्या कर दिया? क्वांटिफाई कर दिया। क्वांटिफाई यानी आपने कुछ मात्रा उसके साथ अटैच कर दी है। ठीक है, अब ये क्वांटिफाई करने के बाद क्या हो गया? ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टी लेकर आ गया, यानी अब आप इसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ओके, ये सभी जो गिवन, जो 2 केजी हो या इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। इट्स ओके। तो आपने क्या किया है? सारी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई किया है। क्वांटिटी क्वांटिफाई कैसे किया है? मेजरमेंट के थ्रू किया है, और उसको क्या किया है? दिए हुए नंबर से आपने अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई किया है। किसको? मेजरिंग यूनिट को किया है। ठीक है, सो मेजरिंग यूनिट के साथ जब आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया विद द नंबर, देन दीज ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई, यानी मात्रा आ चुकी है, यानी आपने उसे क्वांटिफाई कर दिया है। ये सभी मैग्नीट्यूड्स हैं। बट अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि क्या ओनली मैग्नीट्यूड काफ़ी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए? तो क्या मास के साथ मैग्नीट्यूड है तो हम डायरेक्शन अटैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि हमें 2 केजी कोई भी चीज़ चाहिए, बट
उसका डायरेक्शन आपने असाइन कर दिया हो कि इट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ और etc। ओके। लेंथ में कभी आपने देखा है कि किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करते हैं, जैसे रोप की या किसी स्ट्रिंग की लेंथ मेज़र करते हैं और आप बोलते हैं कि इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में जाके मेज़र करो, क्या ये कोई सेंस बनाता है? बट वेलोसिटी, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी मोटर को चला रहे होते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन अटैच हो जाता है। सो इन केसेस में जो ऊपर आपने देखा, यहाँ पर मास में डायरेक्शन नहीं है, लेंथ में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, ना असाइन किया जा सकता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन आप लेते हैं। उसी तरह एक्सेलरेशन में आप डायरेक्शन लेते हैं। फोर्स में भी आपको डायरेक्शन का पता होता है, करंट में डायरेक्शन नहीं है। आपने देखा कि मास में डायरेक्शन असाइन नहीं है, लेंथ में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन की ज़रूरत है, फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत है, बट करंट में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हम और भी डील करेंगे जस्ट आगे आएंगे। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में है, बट डायरेक्शन उनमें से सब में नहीं है। आइए अब इसके बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पर्टिकुलर कैटेगरी में बांट दिया गया है। दो टाइप के हैं उस हिसाब से ये, ठीक है। पहला कहलाता है स्केलर, ठीक है। स्केलर में क्या है कि डायरेक्शन नहीं मालूम होता है। पहली जो कैटेगरी है वो है स्केलर की, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है वो वेक्टर की। और यहीं से हम लोग वेक्टर पे अब आ रहे हैं। स्केलर दुनिया की सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड दोनों में है। ओके। बट स्केलर में अभी जस्ट आपने देखा कि वैसी क्वांटिटी बहुत सारी ऐसी है जिसको आप डायरेक्शन का सेंस नहीं दे सकते हैं या उसमें डायरेक्शन चेकआउट नहीं कर सकते हैं। मास के डायरेक्शन का क्या सेंस बनता है, ठीक है। सो डायरेक्शन नहीं है इसमें, मैग्नीट्यूड यहाँ भी है यहाँ भी है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, बट वेक्टर में डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह ये क्या है कि जितने भी स्केलर हैं वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसको फॉलो करते हैं ये, ठीक है। बट यहाँ क्या है, ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब तो वो क्या फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं वेक्टर के लॉ को, ठीक है। ये वेक्टर लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉज कर लीजिए उसको, वेक्टर के लॉज को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या स्केलर फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इसमें नोन नहीं होता है, देयरफॉर वेक्टर के लॉज यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। ओके। तो उस हिसाब से अब देख लीजिए कि मास और लेंथ, ठीक है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो है, आप जाते हैं ग्रॉसरी के शॉप पे, वहाँ 2 kg कोई एक फूड ग्रेन खरीदते हैं और दूसरा फूड ग्रेन परचेज करते हैं 3 kg। क्या दोनों को आप सिंपली जोड़ पाते हैं? यस, दोनों को सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से जोड़ लेते हैं और दोनों मिलाकर 5 kg हो गया। इसका मतलब ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, स्केलर है, ठीक है। उसी तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स को देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से। तो अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके हिसाब से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन
एंड फोर्स, अभी के एग्जांपल के हिसाब से ये तीनों क्या है, वेक्टर है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसके अंदर पता रहता है हमें, और सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब आइए, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, लेकिन करंट के बारे में आप बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर अभी कैटेगराइज नहीं किया था कि करंट में आप बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे घर में वायरिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती है। मान लीजिए ये 2 एम्पियर का करंट और ये 3 एम्पियर का करंट लेके आ रही है, और यहाँ पर एक जंक्शन से जुड़ी हुई है जो आगे एक ही वायर जा रहा है, तो इसमें कितना करंट जो है फ्लो करेगा। ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज़ 5 एम्पियर। लेकिन आप कहेंगे डायरेक्शन है, तो आइए समझते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर रिट्रेस कर लें, तो ये देखिए, इसके साथ 2 एम्पियर वाले के साथ ये θ1 एंगल और ये θ2 एंगल। ठीक है, और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ, अगर उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं तो भी इसके इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेक्टर के रूल इस पर फिट नहीं बैठते हैं। तो जिस किसी क्वांटिटी पे वेक्टर के रूल्स या लॉज फिट नहीं होते हैं, उन्हें भी आप स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं। देयरफॉर करंट भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, तो अभी जो 5-6 एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने ली थी, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि ये मास, लेंथ और करंट, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्केलर हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसा कि करंट के केस में हो गया। ठीक है, सो अब वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आइए अब वेक्टर की प्रॉपर शुरुआत करते हैं यहाँ से। सो वेक्टर के बारे में 2 चीज़ें तो अभी बिल्कुल कन्फर्म हो गई हैं आपको। ठीक है, क्या 2 चीज़ कन्फर्म हो गई है? वो ये है कि वेक्टर जो है उसमें क्या है, पहला मैग्नीट्यूड तो है ही। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड सारी फिजिकल क्वांटिटी में है, लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, वो है डायरेक्शन। ठीक है, सो अभी इसी पर बात करेंगे, फिर वेक्टर लॉज पर बाद में आएंगे। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी में हो, उसे हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। मीन्स वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो आइए सबसे पहले नोटेशन ऑफ वेक्टर समझते हैं, नोटेशन कैसे करते हैं, फिर उसकी डिटेल पे आएंगे। नोटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो नोटेशन पर जब आते हैं तो कैसे नोटेशन होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, थोड़ा सा बोल्ड कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर एरो लगा दें। ठीक है, या ए नहीं लिखना चाहते हैं बी लिख लीजिए, बी नहीं लिखना चाहते हैं एक्स लिख लीजिए, लेकिन ओवरहेड एरो होगा ऑन द गिवन लेटर। ठीक है, कोई भी जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं उस लेटर के ऊपर, अल्फ़ाबेट लेना नहीं लेना है, स्मॉल लेते हैं, स्मॉल पर भी आपको वही करना है। ठीक है, कोई भी लेटर आप ले लें और उसके ऊपर ओवरहेड एरो दे दें, ये पहला है एक तरीका। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप बोल्ड इटैलिक्स में लिख सकते हैं। इटैलिक्स क्या होता है, दिए हुए लेटर को थोड़ा स्टाइलिश और स्लैंटेड, ठीक है, यानी थोड़ा तिरछा करके लिखने का एक तरीका है। ठीक है, और उससे बोल्ड कर देते हैं विदाउट, ये इटैलिक कहलाता है, विदाउट ओवरहेड एरो आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट में ले जाते हैं और उसे बोल्ड कर देते हैं, इसलिए उसको इटैलिक कहते हैं। लेकिन इससे कभी कभी स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये तरीका है अगर कम बोल्ड हो तो वो मैग्नीट्यूड को भी शो करने लगता है। देयरफॉर नोटेशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि आप ओवरहेड एरो लगा दें किसी भी लेटर पे, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या स्मॉल लेटर हो। ठीक है,
या फिर बोल्ड इटैलिक से आप उसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब आइए मैग्नीट्यूड का नोटेशन देख लीजिए। एक तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का नोटेशन कैसे करते हैं? नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके लिए सिंपली अगर वेक्टर आपने चुना हुआ वेक्टर ए है या वेक्टर बी है या स्मॉल वेक्टर ए है, ठीक है, ए लेटर स्मॉल आपने लिया है और उसके ऊपर एरो दे दिया है, तो मैग्नीट्यूड जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यानी उसको नोटेट कैसे करेंगे? या तो सिंपली आप उसे ऐसे लिख लें, ठीक है। मॉडुलस कहलाता है ये, मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर स्मॉल ए। इज दैट क्लियर? अगर ऐसे नहीं लिख के अगर सीधे सीधे सिंपली ए बी या ए भी लिख देते हैं तो भी ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। इज दैट क्लियर? सो मैग्नीट्यूड के लिए ये हो गया। अभी हम सिर्फ इस पे आ रहे हैं। अब आइए डायरेक्शन। डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं? मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन समझे या नोटेशन समझे। नोटेशन के हिसाब से किसी भी दिए हुए वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर हमने ए लिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर को ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऐसे देना पड़ता है कैप उसके ऊपर, ठीक है। यह हमारा वेक्टर स्मॉल ए है तो हमें उसके ऊपर कैप देना पड़ता है। और पढ़ते कैसे हैं? ए कैप या ए हैट, ठीक है। ये नोटेशन हो गया यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर है क्या? तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो? 1 के बराबर हो। सो मैग्नीट्यूड ही जब 1 के बराबर हो जाएगा तो उस वेक्टर का काम क्या रह जाएगा? क्यों? क्योंकि आप देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक वेक्टर क्या बताता है? मैग्नीट्यूड भी है उसके अंदर और डायरेक्शन भी बताता है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड ही 1 हो गया तो उसका काम क्या है? इट ओनली शोज डायरेक्शन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को ये बता सकता है। अब आइए डायरेक्शन के लिए जनरली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का अपने पूरे सिस्टम में यूज़ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि आप एक्सिस लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आप देखिए कि ये सारे एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। एक्स वाई से, वाई जेड से एंड जेड एक्स से, सभी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। अगर किसी भी दो क्वांटिटी या एक्सिस या कोई भी वेक्टर या कुछ भी, अगर उनके बीच में इफ द एंगल बिटवीन टू एंटाइटी, कोई भी चीज़ हो सकती है, इज़ 90 डिग्री, ठीक है, तो उसे एक स्पेशल नेम देते हैं और वो नेम है ऑर्थोगोनल। इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ठीक है। क्या कहलाता है वो? ऑर्थोगोनल कहलाता है। अगर दो किसी भी चीज़ के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो ऑर्थोगोनल कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, एक्सिस वाई जेड एंड जेड एक्स, इन सभी के बीच का एंगल कितना है? एंगल्स बिटवीन देम 90 डिग्री है। एंगल्स बिटवीन देम 90 डिग्री। Therefore these axes are orthogonal to each other.
ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इज दैट ओके? इस बात को ध्यान रखिएगा। मीन्स ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो एंटाइटी, वेक्टर हो, स्केलर हो, किसी भी दो एंटाइटी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, जैसे यहाँ एक्सिस में 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या हो गया? वो ऑर्थोगोनल हो गया एक दूसरे के। अब आइए यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर के केस में, क्योंकि यूनिट वेक्टर के केस में क्या होता है कि डायरेक्शन सिर्फ हम शो कर पाते हैं, देयरफॉर एक्स एक्सिस को, ठीक है, हम यूनिट वेक्टर से जो शो करते हैं वो आई कैप है। उसी तरह वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करते हैं? के कैप लेते हैं। और देखिए एक्स वाई जेड सभी 90 डिग्री पर हैं, देयरफॉर आई जे के, इनका जो पेयर है, कोई भी दो पेयर, वो भी 90 डिग्री पे है, देयरफॉर आई जे के, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, गोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। सो इस बात को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। देख लीजिए, ये आई इस तरफ, जे यहाँ एंड के यहाँ, ठीक है, और सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। चूँकि एक्सिस ही 90 डिग्री पर है, देयरफॉर आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो इस बात का ध्यान रखिएगा आगे से कि अभी जब बात कर रहे हैं तो एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप एंड के कैप से दिखाते हैं। सो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तब हम आएंगे वेक्टर पर, लेकिन यूनिट वेक्टर से पहले इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हम चाहते हैं कि यूनिट वेक्टर के बाद आप समझ लें नल वेक्टर। किसको? नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसकी ज़ीरो, मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल टू ज़ीरो। यूनिट वेक्टर में आपने क्या देखा? मैग्नीट्यूड 1 के बराबर थी। नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन है इसका? वेक्टर फिर नाम क्यों दिया है? डायरेक्शन है बट आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी, यानी आप बता नहीं सकते हैं कि इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन हो क्या सकता है, ठीक है, यानी इनडिटरमिनेट, यानी आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि उसका डायरेक्शन है क्या। नहीं तो नल वेक्टर कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती? ज़ीरो इटसेल्फ है स्केलर, वेक्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन है बट आर्बिट्रेरी है, बता नहीं सकते हैं कि वो डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो नल वेक्टर का अपना एक यूज़ है कहीं कहीं पे, वो देखेंगे जब ज़रूरत आएगी तो। ओके, अब हम आते हैं प्रॉपरली वेक्टर के ऊपर। सो वेक्टर के बारे में इतनी सारी चीज़ें अब आप समझ लिए, तो सबसे पहले नोटेशन समझ लिए, उसका सारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का केस समझ लिए। अब आइए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए अभी भी हमने इसको वाइप नहीं किया है, कारण है उसके पीछे, अभी उस पर हम आएंगे। रिप्रेजेंटेशन में अगर ये वेक्टर है तो रिप्रेजेंट कैसे करें, अगर ये वेक्टर बी है तो रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका हो सकता है। सो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन लें और उसके एक सिरे पे एरो लगा दें, ठीक है। ये लेंथ जो हो गई, अब क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये एरो क्या शो कर रहा है उसका? वो शो कर रहा है डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड हो गया लेंथ के थ्रू, और जो एरो टिप दिखा रहा है वहाँ पे, वो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। सो ये जो पॉइंट है जहाँ से वो शुरू होता है उसे इनिशियल पॉइंट या टेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है उसे टर्मिनल पॉइंट
टर्मिनल पॉइंट या टिप या हेड भी कहते हैं, इतने सारे नाम हैं। सो देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका। सिंपली बी भी कोई वेक्टर हो सकता है जिसकी लेंथ ये है और डायरेक्शन ये है। उसी तरह सी भी कोई हो सकता है जिसकी डायरेक्शन इधर है और लेंथ ये है। यानी लेंथ से मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और एरो हेड से क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। सो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। अब आइए कुछ बातें पहले समझ ले। अब जो ये लिखी हुई बात है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नोटेशन के हिसाब से अब आपने इतनी सारी बातें समझ ली हैं। सो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए अगर कोई वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड उसका कितना हो गया है, ये मैग्नीट्यूड है, या सिंपली ए लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ ए कैप। सो नाउ वेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ है वेक्टर में। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है यानी मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ए। ओके, नाउ ये जो मैथमेटिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया कि क्या है आपके पास, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दैट ओके? अगर मान लीजिए आप चाहते तो उसे कोई वेक्टर ये लेते तो उसके साथ ऐसा भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। नाउ कोई भी वेक्टर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, अच्छा ये भी मैंने कहा था कि इसे सिंपली ऐसा भी लिखते हैं, देयरफॉर आप उसे ये भी लिख सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यही चुना है। आइए अब हम चाहते हैं डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, न्यूमरेटर में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को नोटेट कर रहा है, ये वेक्टर को नोटेट कर रहा है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी है। और देखिए चूंकि सेम वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैग्नीट्यूड की यूनिट है, मैग्नीट्यूड यूनिट इनटू डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की यूनिट चूँकि वेक्टर सेम है इसीलिए दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गई, डायरेक्शन ओनली बच गया। ठीक है, और डायरेक्शन बच गया तो डायरेक्शन में चूँकि ये दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो गया है, देयरफॉर डायरेक्शन जो बताता है यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इट शोज डायरेक्शन, इट शोज डायरेक्शन। ठीक है, देयरफॉर यूनिट कैंसिल आउट हो जाने से इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है आपके पास, यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो गई। देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर का जो डायमेंशन है वो कुछ भी नहीं होता है, उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने का, इसलिए वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। सो दैट्स वाई ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस हिसाब से आप यहाँ भी इस केस में आसानी से लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ओनली डायरेक्शन शो करती है। सो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। अब आइए वेक्टर को जब किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड
बाई स्केलर। ठीक है, स्केलर कोई मैग्नीट्यूड होता है, लेट दैट बी n। ठीक है, सो मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर यहाँ पर ये है। सो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर, दिस इज, सो n क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड है, यानी स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय n, देन फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स, यानी n गुना हो जाता है, n टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए कि इनिशियल में ओनली a था, लेकिन जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, वो 5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, पहला तो ये। और अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू से आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव वैल्यू से, तो डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रह जाता है, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। इज दैट क्लियर? बट अगर किसी नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी दिए हुए वेक्टर को, लाइक -n इंटू द गिवन वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स ही रहता है, मैग्नीट्यूड n टाइम्स ही होता है, बट डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड और जस्ट अपोजिट ऑफ द इनिशियल, अपोजिट ऑफ द इनिशियल वेक्टर और इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, सो ये दो बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्शन जो इनिशियल में रहता है उसी डायरेक्शन में रह जाता है, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू है तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। लाइक अगर ये वेक्टर a है, ठीक है, और आपने उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव, तो क्या हो गया, इनिशियल से ये दुगुना हो गया बट डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आपने उसे -a कर दिया तो इनिशियल का जस्ट अपोजिट रह जाता है, -a। ठीक है, जस्ट अपोजिट चला जाता है और लेंथ वाइज सेम रह जाती है। इसका मतलब कि अगर कोई वेक्टर a ऐसा है तो निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, बट मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर निगेटिव ऑफ अ वेक्टर कह रहे हैं तब क्या कह रहे हैं, निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर जब आप निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, उसी तरह ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन अगर आप चाहें तो डिवीज़न भी कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्या यही होगा एक n से? नहीं, अगर 2 नंबर है m प्लस n इंटू a, तो दैट इज इक्वल टू m इंटू a प्लस n इंटू द गिवन वेक्टर a। डिवीज़न में आप ये लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई वेक्टर a डिवाइडेड बाई n, मतलब 1/n मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर a। तो यही कुछ रूल्स हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है। सो आपने देख लिया कि अगर निगेटिव वैल्यू से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यानी निगेटिव ऑफ द वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने वेक्टर को निगेटिव दिखाने के लिए उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। ठीक है ना?
आइए यहाँ पर समझते हैं नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ऑलरेडी समझ लिया है, बट उसको ये हुआ a, तो इसका नेगेटिव जस्ट इसके अपोजिट और उतने ही बड़ा मैग्नीट्यूड यानी साइज के हिसाब से उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारा b है तो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर जस्ट अपोजिट और साइज के हिसाब से यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो ये है हमारा नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। नाउ अब हम लोग चलें एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर ये b है, तो सबसे पहला कोशिश ये करना है कि आपको किसी एक वेक्टर को ट्रांसलेट करके दोनों के टेल्स को टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर should be placed at one point. At one point and together. ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये टेल और ये टेल इकट्ठा कर लेना है। अब देखिए इस वेक्टर के केस में ये वेक्टर यहाँ है, तो क्या करेंगे, उठाकर लाएंगे यहाँ। ठीक है, देखिए उसी डायरेक्शन में है और सेम साइज का है। जब आप एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं किसी भी दूसरे पॉइंट पर, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लाइक इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। क्या है ये, इसको समझ लीजिए। ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, जब आप उसे पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस, यानी स्पेस अब कोई मैटर नहीं कर रहा, फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। अब वो स्पेस में कहाँ पर है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। पैरेलली शिफ्ट और शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर, उससे उसके वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। सो आप क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी लिख लेते थोड़ा हटा के, साइज सेम होता, तो भी वो वेक्टर इक्वल ही रह जाता। अगर आप इसे शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लेकर चले जाते और आप उसी साइज में उसे रखते, तो भी वो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सो आपने शिफ्ट कर लिया। अब जो इसमें दो एंगल बन रहा है, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। सो जो सबसे छोटा एंगल मेजरमेंट दिखा रहा होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है। ठीक है, सो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले क्या करें कि उसके टेल्स को इकट्ठा कर दें एक पॉइंट पर, और उसके बाद जो स्मॉलर एंगल बन रहा है, मान लीजिए दो वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर है ये। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेकर चले जाएंगे। इफ़ दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। ठीक है, आपने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद देखिए टेल के बीच में एंगल जो बन रहा है ये। ठीक है, और वो सबसे छोटा एंगल है, चूँकि आप अगर ऐसे लेकर जाते तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। देयरफॉर यही एंगल आप ले सकते हैं। इज़ दैट ओके? नाउ ये तो एंगल का हो गया। अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। ठीक है,
इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। ओके, क्या है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स? ये जस्ट ट्रांसलेशन से मिलता जुलता है, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर की बात जब आपने किया है। कई वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होंगे? ये वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी और कोई वेक्टर सी। कोशिश कीजिए कि ये लेंथ बिल्कुल सेम हो और डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम हो। सो वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर्स आर इक्वल ओनली व्हेन, क्या है? ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। एंड दूसरा डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, सो डायरेक्शन तीनों वेक्टर का सेम है, और अगर तीनों की लेंथ भी सेम है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर और वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और वो आपने देख ही लिया है कि पैरेलली शिफ्ट करने से उनके वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर भी अगर ध्यान दीजिएगा तो एक चीज़ क्या है, डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन अगर सेम रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स अगर ध्यान से देखिएगा तो पैरेलल हैं। अगर यही डायरेक्शन थोड़ा सा भी आप चेंज कर देते तो ये सेम वेक्टर अब नहीं रह जाता। डी जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है, यानी आप देखिए तो इन तीनों में से डी किसी के भी पैरेलल नहीं है। सो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के लिए क्या ज़रूरी है कि जब मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। ओके, अगर किसी वेक्टर को आप शिफ्ट करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाते हैं, अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, लाइक ये वेक्टर है, आप उसे उठाकर पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिए थोड़ा हटा के। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका टेल फिक्स नहीं है, तभी तो आपने उठाकर यहाँ कर दिया है। टेल इज़ नॉट फिक्स्ड, और जिसको आप ट्रांसलेट कर देते हैं पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे आप फ्री वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहलाता है वो? फ्री वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपने उसे उठाया और कहीं पैरेलली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। सो फ्री वेक्टर भी उसे कहा जा सकता है। अब आइए रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो वेक्टर, कोई दो वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इसको अटैच करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप एक के टिप जहाँ एंड कर रहा है वहाँ से दूसरे का टेल ले लें। ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी। और दूसरा क्या है, दोनों के टेल्स को एक साथ आप ले लें। जहाँ ये फिनिश हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट दोनों के टेल्स को एक साथ ले लें। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमने शिफ्ट किया है ना, कोई चेंजिंग तो नहीं की है। ये वहाँ उठा के शिफ्ट कर दिया है और बी को शिफ्ट करके इस पर ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक का हेड है और दूसरे का टेल है, आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ दोनों का टेल आपस में कनेक्टेड है। आइए फर्स्ट वाला केस देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट केस में रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका है वो ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। वेक्टर एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस अभी देख लेते हैं।
एडिशन का केस वो है, देखिए आपने वेक्टर ए लिया है और ये हेड जहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ से आपने दूसरे का टेल ले लिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो टेल पहले वेक्टर का है उसको दूसरे के हेड से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट है हमारा, कौन सा, जो नया अभी आपने टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट किया है, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एडिशन का केस है, दिस इज द केस ऑफ एडिशन, ठीक है। क्योंकि देखिए बीच में प्लस का साइन है, देयरफॉर दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन हो तो क्या है, वेक्टर बी जस्ट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आप ले लें, ओके। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ये रहा आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब इसका हेड इनिशियल वाले का और इसका टेल अटैच कर दें, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट ये आ रहा है दैट इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर दूसरा वाला कितना है, माइनस बी। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट कितना आ गया आपका, सब्ट्रैक्शन विद द नेगेटिव वेक्टर, सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। इज दैट ओके। सो सब्ट्रैक्शन का ये केस हो गया। सो एडिशन में आप ऐसे जाएं या सब्ट्रैक्शन में जस्ट उसका नेगेटिव ले लें और रिजल्टेंट तक आप पहुंच जाएं। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। कब, जब एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड हो। तो दोनों केस देख लिया आपने, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। अब ये तो सिर्फ दो वेक्टर है, अगर ऐसे ढेर सारे वेक्टर को ले लिया जाए, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर को ले लिया जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं उसे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। क्या है ये, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारा वेक्टर ए बी सी डी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इज दैट ओके। और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, रिजल्टेंट तक, यानी यहाँ का टेल और ये आखिरी वाले का हेड। अब देखिए आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले चेंज कर लीजिए ट्रायंगल लॉ में इसके, ठीक है। सो इसको ट्रायंगल में चेंज कर लीजिए, ओके। सो ट्रायंगल में चेंज करने से अब ये जो देख लीजिए, एक का हेड और दूसरे का टेल, तो ये कितना हो गया, वेक्टर ए प्लस बी। अब ये वेक्टर का हेड और इसका टेल, अब यहाँ इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये पहला वाला कितना आ गया, ए प्लस बी, ठीक है। उसके साथ कौन सा अटैच हो गया, तीसरा वाला, यहाँ पे कितना आ गया, ये ए प्लस बी जो पहले से आया हुआ था रिजल्टेंट, और उसके साथ एक तीसरा सी, ये आ गया, ठीक है। अब चौथा वाला डी, चूँकि ये भी एक ट्रायंगुलर लॉ में चेंज हो चुका है, ट्रायंगल शेप में चेंज हो गया, इसलिए लॉ वहाँ भी फिट बैठ रहा है, एंड दैट इज डी। और फाइनली ये कितना हो गया, सबको जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इज दैट ओके। सो रिजल्टेंट फाइनली, ये जो रिजल्टेंट मान लीजिए ई होता, दैट इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। सो यही है कि आप पहले उसको कई सारे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से, इसी फिगर को थोड़ा अगर आप बड़ा बनाकर देखते, आइए हम थोड़ा सा बड़ा दिखा ही देते हैं। ये रहा ए, ये बी, ये सी और
ये डी, और देख लीजिए जहाँ एक का हेड ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरे का टेल शुरू हो रहा है, और ये रहा ई। देयरफॉर ये कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया, ये कितना हो गया, ए प्लस बी ऑलरेडी यहाँ से आया हुआ है, और ये सी, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए इसमें इसका रिजल्टेंट और ये चारों जुड़ जाएगा और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। सो दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और किस बात पर बेस्ड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे ये पूरी तरह से बेस्ड है। ओके, अब आते हैं, चलते हैं हम लोग इस वाले केस में। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड केस। दिस इज बी, दिस इज ए। सो अगर बी के पैरेलल एंड इक्वल एक वेक्टर ऐसे एंड ए के पैरेलल एंड इक्वल एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। जब आपने ले लिया तो अब ये किस चीज़ में चेंज कर गया, जब आमने सामने की लाइंस इक्वल और पैरेलल हों तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, when the sides are equal and parallel, opposite sides are equal and parallel, then these are called, the figure is called a parallelogram. therefore ये अगर a है तो ये भी वेक्टर a हो गया, और ये b है तो ये भी, ये b है तो ये भी वेक्टर b हो गया। दिस इज एंगल थीटा। अब ये पैरेललोग्राम में चेंज कर गया है। चलिए सभी वर्टिसेस की नेमिंग कर दें, ए बी सी, और ये एंगल थीटा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट देखिए किनके बीच में है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट अगर ये वर्टिसेस हम मिला दें अपोजिट ओ को बी से, तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेट दिस बी वेक्टर सी। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में ओ ए लाइन को आगे तक बढ़ाइए, ओके, एंड बी से उस लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए और इसकी नेमिंग कर दीजिए डी। फिर से समझिए, ओ ए लाइन को आगे तक बढ़ाइए और बी से पॉइंट और वर्टेक्स बी से दिए हुए लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, जिस पॉइंट पर मिलता है उसका नाम डी रख दीजिए। अब आइए, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर दिस एंगल इज थीटा। और ये नया वाला आ गया है, इसका नाम हम दे देते हैं अल्फा, ठीक है। अब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, जैसे AD की लेंथ नहीं मालूम है, BD की लेंथ नहीं मालूम है। सो आइए पहले छोटे वाले ट्राइंगल का काम करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, AD है, और हाइपोटेनस कितना है, उसका मैग्नीट्यूड B है। देयरफॉर AD कितने के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू B cos थीटा। इज दैट ओके। उसी तरह साइन थीटा उसी दिए हुए ट्राइंगल में निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर कितना है, BD, और AB कितना है, उसका मैग्नीट्यूड B है। देयरफॉर ये कितना हो गया, BD इज इक्वल टू B साइन थीटा। इज दैट ओके। नाउ ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आपको आना है कहाँ पे, अब आपको आना है इन ट्रायंगल OBD में। देख लीजिए OBD ट्रायंगल ध्यान से, ठीक है। कितना है, 90 डिग्री है एट D। इज दैट ओके। नाउ OBD क्या हो गया, उस हिसाब से एक राइट एंगल हो गया। यहाँ भी 90 डिग्री एट D था, देयरफॉर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया था। देयरफॉर आपने इन जो रेशियो का है यूज़ कर लिया है, ठीक है।
नाउ इन ट्राइंगल ओबीडी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना है, देखिए मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड ओडी। ओडी जो देखिए तो लेंथ कितनी है ओडी की, क्या उसे हम लिख सकते हैं, ये ओडी को क्या आप लिख सकते हैं, ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी लिखा जा सकता है। देयरफॉर दिस इज ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर एंड बी डी देखिए कितना है, बी डी आपने निकाला हुआ है दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा स्क्वायर। ओके, अब इसको स्क्वायर को आपको ओपन कर देना है। देयरफॉर ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंगल देख लीजिए थीटा। ठीक है, नाउ ओ ए देखिए कितने के बराबर है, दिए हुए फिगर में देखिए तो ओ ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, देयरफॉर ए स्क्वायर। ए डी का देखिए, ए डी वैल्यू आपने निकाला हुआ है बी कॉस थीटा, देयरफॉर ए डी स्क्वायर की जगह पर डाले तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ओ ए कितने के बराबर है, मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, ए डी कितने के बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर है, और ये कितना बच गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी बी स्क्वायर है और इसमें भी बी स्क्वायर है। सो क्या हम लोग कॉमन ले लें बी स्क्वायर को, देयरफॉर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ये बच गया हमारा 2AB कॉस थीटा, वो हमने बाहर में लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम सभी जानते हैं इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है। सो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। देयरफॉर दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आ चुका है। इज दैट ओके नाउ? सो अगर सीधे सीधे सी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सो ये हमारा रिजल्टेंट निकल चुका। देख लीजिए पैरेललोग्राम लॉ में कुछ अलग से हो रहा है जो कि ट्रायंगल लॉ में नहीं था। ये रिजल्ट हमारा निकल चुका, वो अभी इम्पोर्टेंट है, उसका अभी हम लोग और भी काम करेंगे, देयरफॉर उसे वाइप नहीं करना है हमें। नाउ आप देखिए कि अगर केसेस देख लीजिए। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये एंगल ए और बी एक दूसरे के ओवरलैप कर जाए, तो अगर थीटा 0 होता है तो कॉस जो 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। सो अगर यहाँ डालेंगे इस वैल्यू के अंदर या यहाँ डालें, कहीं डालें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहीं हम डाल रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB एंड कॉस 0 इज 1। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर c इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड आप जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट आपका निकल जाएगा। इज दैट ओके? नाउ केस 2 देख लें। केस 2 क्या है? जब आप थीटा ले लेते हैं 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। ठीक है, इन दैट केस कॉस 180 डिग्री
is equal to -1. Then c is equal to how much? This is equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये -1 यहाँ जब रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab हो जाएगा. Therefore this is equal to a minus b whole square. Therefore this is a minus b. So अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो आप देख लीजिए कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इधर जा रहा है a और दूसरा इधर आ रहा है -b, और उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री. ठीक है, जस्ट अपोजिट. तो वो b था तो इधर आएगा तो -b, तो दोनों क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया. ओके, नाउ थर्ड केस. थर्ड केस में आप देख लीजिए. थर्ड केस अगर आप लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इन दैट केस cos 90 कितना हो जाता है? 0 के बराबर होता है cos 90. दिस इज 0. देयरफॉर c इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म 0. सो कितना बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बच गया. ठीक है. सो अगर देखें रिजल्टेंट तीनों केस में, तो c का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? a प्लस बी, और इधर a माइनस बी के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है. सो ये हमारा जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? a माइनस बी से a प्लस बी, और यहाँ मान लीजिए रूट अंडर a प्लस बी होल स्क्वायर रख सकते हैं आप वहाँ पर. ठीक है. तो ये वेरिएशन हो गया हमारा रिजल्टेंट का. अब आइए हम निकालना चाहते हैं गिवन एंगल अल्फा. ठीक है. क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितने एंगल से झुका हुआ है किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर पर, यानी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ एनी वन वेक्टर. सो हम वेक्टर यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल वेक्टर है उसका केस ले रहे हैं. देयरफॉर इन ट्रायंगल OBD, फिर से वहीं जाइए, क्या है? एंगल D कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है. देयरफॉर आप लिख सकते हैं tan अल्फा. देख लीजिए पूरे OBD में परपेंडिकुलर क्या है आपका? BD है, और बेस क्या है? OD है. देखिए OD है. देयरफॉर BD का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, दैट इज B sin थीटा, और OD को आप लिख सकते हैं, OD को OA प्लस AD. देयरफॉर दिस इज B sin थीटा डिवाइडेड बाई हाउ मच? OA का वैल्यू A एंड AD का वैल्यू B cos थीटा. ठीक है. ये tan अल्फा आपका निकल गया. सो अगर थीटा मालूम है तो अल्फ़ा भी आपको मालूम हो जाएगा. सो अगर उसे इन्वर्स एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा. ठीक है. इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो याद रखिएगा कि tan के लिए न्यूमरेटर में ऑलवेज साइन रहता है और डिनोमिनेटर में ऑलवेज cos रहता है. सो न्यूमरेटर में ऑलवेज साइन लेना है, डिनोमिनेटर में cos लेना है. और एक बात और, जिसके अगर हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ आप निकाल रहे हैं गिवन एंगल, तो आपको न्यूमरेटर में जिस हॉरिजेंटल एक्सिस को छोड़ के जो दूसरा, यानी हॉरिजेंटल वेक्टर को छोड़ के जो दूसरा वाला वेक्टर है उसको आपको ले लेना है न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में दिए हुए जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं जिस वेक्टर के साथ, उसको ऐड कर देना है विथ, यहाँ B sin थीटा है तो यहाँ B cos थीटा के साथ. अगर यही एंगल यहाँ लेकर चले आते बीटा, तो फिर ये चेंज हो जाता है. ठीक है ना. tan बीटा कैसे निकाल पाते आप? जस्ट उसका रिवर्स कर देते. अभी मैंने कहा, अभी आप इसका एंगल वेक्टर B के साथ निकालना चाह रहे हैं. देयरफॉर उस केस में ये कितना हो जाता? A sin थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A cos थीटा. आप इस पर काम करके देखेंगे, ये रिजल्ट इतना ही आएगा. ठीक है. सो ये tan बीटा, ये tan अल्फा. आसानी से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
निकाल सकते हैं विद द गिवन वेक्टर। ओके, अब ये तो हो गया एडिशन का केम, जो पैरेललोग्राम लॉ है उसमें एडिशन का केस हो गया। अब आता है सब्ट्रैक्शन का केस। ये हम अभी डिटेल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल करेंगे। लेकिन आप देखिए ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो जस्ट आप नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, -b। इज दैट क्लियर? नाउ आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और इसी एंगल के साथ अब आपको चलना है और चल के आप आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक हिंट आपको दे देते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ थीटा पिछले केस में आया है वहाँ चेंज करके 180 माइनस थीटा आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, फिनिश करते हैं अभी इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।